प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोगों का परिचय ट्विंकल से करा रहा हूं, जो यूपी पीसीएस के 2018 के इंटरव्यू परीक्षा देने जा रही हैं मेंस क्वालिफाई करने के बाद नेचुरली। तो गाज़ियाबाद में चूँकि ये यहीं रहती हैं और इस सेशन के लिए अभी कई बच्चे शायद आएँ। ये सब लोग उत्कर्ष एकेडमी का ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जो हमारा सेशन होता है। जैसा कि सबको पता है कि उत्कर्ष एकेडमी हमारी एकेडमी है कानपुर स्थित। इस समय ऑनलाइन मार्गदर्शन इंटरव्यू के परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है। तो ट्विंकल कुछ अपने बारे में बताएंगी, फिर कुछ अपनी तैयारी के बारे में बताएंगी, और इनको फिर हम इनकी सीट पर उधर कहेंगे बैठकर सब चीज़ें बताएं। अभी तो ये जो है अपना परिचय थोड़ा सा यहाँ देंगी, फिर इसके बाद अपनी सीट पर बैठकर बताएंगी। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम ट्विंकल गोयल है और मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। और मैंने सीए का भी इंटरमीडिएट तक कंप्लीट करा है। उसके बाद फिर मैंने ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम का मेंस अभी क्लियर किया है और मेरा इंटरव्यू है। ठीक है, तो ट्विंकल तुम अपनी सीट पे आ जाओ, कैमरा हम तुम्हारी तरफ घुमा रहे हैं। तुम भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैठ जाओ, तुम्हें भी निकलना है। सर मैं अलग से देखेंगे ना। ट्विंकल के भाई साथ में हैं, तो हमने कहा तुम भी बैठो। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, परमन गोयल। हाँ, अब तुम बोल सकती हो। थोड़ा सा ट्विंकल हम जानना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं वही पुरानी कहानी सब जो हमेशा होती है, कि कैसे पढ़ती थी, कैसे तैयारी की थी, क्या विशेष ध्यान रखा था, सफलता जो है वो उसके पीछे क्या विशेष बात है, ये बात। सर, सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था और बैक ईयर पेपर्स देखे थे अच्छे से। मैं एक बुक खरीद के लाई थी, उसमें बैक ईयर, जैसे आपने बताया था कोचिंग के टाइम पे भी, तो बैक ईयर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, देखने के लिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस से हो, किस टाइप के पूछे जाते हैं, जो कि अच्छी वेटेज रखता है साइंस। फिर करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि वो स्पोर्ट्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और तो इन सबको जानने के लिए बैक ईयर पेपर को अच्छे से लर्न, मतलब पढ़ा था, कि मुझे पता हो कि कब कौन से साल में क्वेश्चन पूछा था। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने नोट्स बनाए। मैंने मटेरियल कलेक्ट किया कि साइंस के लिए मुझे किस किस टॉपिक पे विटामिन मिनरल्स पूछ लेते हैं जैसे, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से तैयारी की। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए ये। और काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट भी होते हैं यूपी पीसीएस में। यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी अलग है, मैं मानती हूँ ऐसा, और यूपी पीसीएस में इस अलग ढंग से पढ़ा जाता है, जिसमें इन फैक्ट्स को, और ये कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर से सीधा सीधा उठाए जाते हैं, और इन्हें तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे सर ने भी हमें अपने क्लास के दौरान काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स नोट डाउन भी कराए थे सर आपने, और उसी को मैंने कंटिन्यू किया था, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। और उसके बाद फिर मेंस के लिए प्री के लिए थोड़े टेस्ट भी लगाए थे, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। टेस्ट सीरीज़ करी थी मैंने, ऑनलाइन मिल जाती है और मार्केट में भी मिल जाती है। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में भी सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे मैंने मटेरियल कलेक्ट किया था। और मैंने इस तरह से किया था कि जैसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम था जब रिटन था, तो इससे पहले इसका किसी को भी नहीं पता था, तो मैंने यूपीएससी के पैटर्न पे ही आंसर्स प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी। और थोड़ा ऑप्शनल के से गाइड, थोड़ा ऑप्शनल से आइडिया लिया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पता चला था कि यूपी पीसीएस में मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो, मतलब। तो ट्विंकल ये और बता देना कि ऑप्शनल तुम्हारा क्या था। सभी बच्चे ऑप्शनल में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। सर, मैंने ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आपके वजह से, मतलब आपकी वजह से ही लिया था, और कि मुझे अपना फ़ैसला फिर सही भी लगा। मैं बहुत कंफर्टेबल थी अपना, जबकि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से करी है और मैंने अपना सीए भी आधा करा है, लेकिन मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब बहुत अच्छा लगा, आसानी हुई थी। एक तो मैं पढ़ लिया था, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को
सर पूरा बिल्कुल ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पढ़ी हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, लेकिन जी। बाकी बच्चे नहीं जानते जो यूट्यूब देखते हैं लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पब्लिक एड ऑप्शनल ही पढ़ाया जाता है और कुछ ऑप्शनल पढ़ाया ही नहीं जाता। उसका सोशियोलॉजी सिलेबस। और पब्लिक एड जी सर। दो चीज़ें हम पढ़ाते रहे हैं। जी सिलेबस काफ़ी ओवरलैपिंग है, एक तो जीएस से हाँ। बहुत मदद करता है और जीएस पीसीएस के लिए तुमने सही बताया कि पीसीएस के लिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमाऊ क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है और सीधे उत्तर लिखने हैं उनके, इसी टाइप से आता है। जी। और टेस्ट सीरीज भी उत्कर्ष एकेडमी की ज्वाइन करी थी। जैसे सर ने कहा था वैसे ही सर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। उसके बाद एक्चुअली हम यहाँ जो टेस्ट सीरीज देते हैं अपने ऑनलाइन बैचेस को भी और ऑफलाइन क्लासेस में दिया करते थे, तो अपनी उत्कर्ष एकेडमी की ही टेस्ट सीरीज दिया करते थे। लेकिन अब जो है टेस्ट सीरीज का तरीका बदल गया है, अब वीडियो टेस्ट सीरीज, ऑडियो टेस्ट सीरीज दी जाती हैं, ये सारा सिस्टम बदल गया है। तो ये भी बता दो कि तुम कब पढ़ती थी हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली? मैंने अपनी कोचिंग कॉलेज के 3rd ईयर से स्टार्ट करी थी और वो फिर 1-1.5 साल 2 साल तक चली थी। तो 2017-18 के आसपास मेरी कोचिंग थी। फिर मैंने यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दिया हाँ। मई 2018 में। हाँ। अब देखो इसी से सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि जिस समय कोचिंग खत्म हुई है उसके बाद एक तुरंत एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया, उसमें क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तो इस तरह से सीधे सीधे क्वालिफाई करते हैं। पीसीएस का रिजल्ट ही इतना लेट आता है, इसको तो कोई बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब 2018 का रिजल्ट अब आ रहा है मेंस का। और मेंस है सर मेरा अगले महीने 2019 का। 2019 का मेंस अगले महीने जी। और 2020 का प्री अभी होगा। तो ऐसे ही चलता है पीसीएस में। तभी तो हमारा ऐसा हुआ कि 3 बार सिलेक्शन लगातार इसीलिए तो हुआ कि रिजल्ट आता ही नहीं है। रिजल्ट आता है 3 साल में, तो बैठना तो है ही सारे एग्जाम। अब यही स्थिति तुम्हारे सामने आएगी कि जैसे जो जुबैर के सामने आई कि एक टाइम ये आया कि एक का प्री देना है, एक साल का मेंस देना है, एक का इंटरव्यू देना है, एक जगह ज्वाइन करना है और एक जगह ये सोचना है कि इसे छोड़ें या रखें इस पोस्ट को। ये सिचुएशन आ जाती है। तो एक्चुअली जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके सामने यही सिचुएशन आती है कि उनके सामने निर्णय ये करना पड़ता है कि क्या छोड़ें क्या रखें, तो वही आएगी। जी सर। और बाकी मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, नोट्स बनाते वक्त ही अपना डिसाइड कर लिया था आंसर का कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन लिख के आऊँगी एग्ज़ाम में, मतलब कि कैसे आंसर को स्टार्ट करूँगी और कैसे एंड करूँगी। तो इससे काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती हैं। जैसे अगर टॉपिक आरटीआई है आपका, तो आपको आरटीआई के ऊपर आपको एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार अगर पहले से होता है, तो फिर बीच का आप जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से लिख दो। जैसे मैंने आरटीआई में एक रैंकिंग आती है जो ग्लोबली निकलती है, ग्लोबल आरटीआई रैंकिंग, तो उसमें मैंने इंडिया की रैंकिंग लिखी थी। तो ऐसी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी अपने नोट्स बनाने में, तो इससे मुझे लगा कि काफ़ी मदद मिली थी। बस यही था सर। बाकी और जो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए करंट अफेयर्स के तो न्यूज़पेपर्स हैं जो भी हैं, उसके लिए मैंने 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया था। बेसिकली इश्यूज़ का पता होना। मीडियम इंग्लिश है ट्विंकल का, और नाम भी इनका बड़ा अच्छा है। जैसे पहले टिंकल निकली है, टिंकल हमारी भतीजी हैं जो आईटी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद ये ट्विंकल आई तो नाम में भी समानता है, जी सर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ नाम बड़े सफल नाम होते हैं जी सर। वो तो जिस दिन पहले दिन एडमिशन लिया था तभी मैं लगा, फिर हमने पूछा था मैं ट्विंकल या टिंकल, तो बोला ट्विंकल। ठीक है जी सर। और सर आप और भी कुछ जो बताना चाहो? अच्छा, तुम कुछ क्वेश्चन अभी पूछना चाह रही थी? हाँ जी सर। तो वो तुम पूछ सकती हो, हम तुम्हें बता दें। हाँ जी सर। जैसे ये वाले विमेन स्पेशल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फोकस किए जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसी पर आप कुछ बता दें। जैसे महिला पर अत्याचार करती है, तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका किस तरह से जवाब दें? तुम लोग कॉफ़ी दे दो। ये तो यहाँ की पुरानी रिवाज है ना, सिलेक्शन के बाद जब कोई आता है। सर हम लोग पहले पिला रहे हैं। हाँ, तुम्हें पहले पिला रहे हैं तो एक बहुत विचित्र साइकोलॉजी है एक्चुअली विमेन की, और विमेन की क्यों है ये इसलिए नहीं कि वो विमेन की कोई कमी है। विमेन के बारे में जब भी कुछ लिखा जाए, चाहे कोई लड़की लिखे या लड़का लिखे,
उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ में जो उनके गुण अलग हैं वो कमी नहीं है उनकी, वो उनकी विशेषता है। जनरली लोग कह देते हैं महिलाओं में ये कमी होती है कि वो ऐसा करती, कमी नहीं है, ये उनकी विशेषता है। रीज़न ये है कि सदियों से महिलाएं घरों में रही हैं बंद, पुरुष की मेहरबानी पर रही हैं, जेब खर्च के लिए, घर खर्च के लिए या सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो सेकेंडरी सिटीज़न की तरह से वो रही हैं। और इनके ऊपर इसीलिए जो है सिमोन द बोवा ने जो एक नॉवेल लिखा था, एक पुस्तक लिखी है, वो सेकंड सेक्स है, हिंदी में उसका नाम स्त्री उपेक्षिता है। तो स्त्री ने उपेक्षिता अनुभव किया है, अपने को एक इग्नोर्ड महसूस किया है, इसलिए वो पजेसिव हो गई। मतलब मेल इतना पजेसिव नहीं होता जितनी कि महिला पजेसिव होती हैं, तो वो पजेसिव हो गई। अच्छा, पजेसिव भी किसको लेके होती है? पुरुष को लेकर। यानी कि पहले तो वो हस्बैंड को लेके पजेसिव होती है कि मेरा हस्बैंड है, और ये उसको लेकर काफ़ी पजेसिव रहती है। अब उसके बाद जब संतान होती है तो वो अपने बेटे को लेकर पजेसिव हो जाती है। चूँकि बेटा पुरुष है तो वो पुरुष को लेकर पजेसिव होती है। स्त्री के लिए यानी अपनी बेटी अगर है, लड़की है, उसको लेकर उतनी पजेसिव नहीं होगी, क्योंकि उसे लगता है उसे दूसरे घर जाना है। उसे पता है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे मेरा सहायक है, मेरी मदद करेगा, मेरी देखभाल करेगा, और उसे हमेशा जो है पुरुष से संरक्षण मिलता रहा है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि बचपन में जो है पिता रक्षति कौमारे, कि जो कौमारी में जो मतलब जब कुमारी होती है तब उसको पिता रक्षा करता है, और यौवन में भर्ता रक्षति यौवने, तो जो पति है यौवन में रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में संतान उसकी रक्षा करती है। संतान में लड़की तो चली जाती है दूसरे घर, लड़का रक्षा करता है, तो वो अपने बेटे के लिए बड़ी पजेसिव होती है। अब इसके बाद क्या होता है, बेटे का विवाह होता है, तो एक स्त्री और आ जाती है जो उसके बेटे पर पूरा अधिकार रखती है। तो जब बेटे पर पूरा अधिकार रखने वाली स्त्री आ गई, यानी बहू, तो वो मन ही मन उसके प्रति जो है वो हॉस्टाइल हो जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि वो साइकोलॉजी है उसकी कि वो हॉस्टाइल हो गई, यानी कि उसे लगता है कि अंदर से एक वैर भाव है। एक बड़ा मज़ेदार प्रथा है, जब बहू घर आती है तो उसका मुंह देखा जाता है, बीच में एक पकवान रखा जाता है, कहीं कहीं कंगन रखा जाता है, जो जिसकी हैसियत है। कंगन रखने की हैसियत है तो कंगन रख लेते हैं, हार की हैसियत है तो हार रख लेते हैं। बीच में वो कंगन या हार या एक पकवान होता है, गुना कहते हैं उसे, तो वो गोल होता है, पुए की तरह पकाया जाता है, उसको बीच में रख के उसके होल में से होके उसका मुंह देखते हैं। ये दृश्य बहुत ही अजीब होता है, मनोरंजक होता है। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखती हैं। पहली बार का मतलब विवाहित होने के बाद, हो सकता है पहले भी देखा हो, लड़की देखने गई हो तब देखा हो, लेकिन अब इस निगाह से देखती हैं। और ये बात 100% है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही संदेह की निगाह से देखती हैं कि देखें अब क्या होगा। सास देखती है कि देखें बहू घर आई है तो अब ये क्या करेगी, और बहू देखती है कि मैं अब इनके घर आई हूँ, देखें अब ये क्या करेंगे। ये हॉस्टिलिटी एक शुरू से पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ही पुरुष पर दोनों का अधिकार है, एक का बेटा है, एक का पति है। तो ये स्त्री को सताने लगती है, इसलिए क्योंकि बहू छोटी उम्र की है और हाल ही हाल आई है, घर का सारा जो उसकी वो है घर का अधिकार पूरा वो सास के हाथ में है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है बहू के प्रति थोड़ी सशंकित रहती है कि ये मालकिन न बन जाए। वो अपना किचन नहीं छोड़ना चाहती, जो हाउसवाइफ सासें हैं वो अपना किचन नहीं छोड़ना चाहती, चाहे जितनी बीमार हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो उनका साम्राज्य है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती, या घर का अधिकार नहीं छोड़ना चाहती, घर की चाबी नहीं छोड़ना चाहती। ये तमाम सारी घटनाएं हैं। हम तुम्हें डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि इसी से तुम्हें आंसर मिलेगा। आंसर तुम्हें 2 लाइन में देना है, 4 लाइन में देना है, वो भी बताएंगे, लेकिन ये मनोविज्ञान समझो। तो ये चीज़ है कि स्त्री जो है वो स्त्री से सशंकित रहती है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नारी न मोहे नारी के रूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी स्त्री को पसंद नहीं करती। उन्होंने बड़े अनुभव के बाद ये बात कही। तो शायद कुछ ऐसी साइकोलॉजी है कि वो नहीं पसंद कर पाती हैं इस चीज़ में। हालांकि इसके अपवाद हैं बहुत सारे, लेकिन ये चीज़ प्राचीन काल से चली आ रही है, और इसलिए स्त्री पर अत्याचार करती है क्योंकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल महसूस होता है। उसे ये अनुभव होता है कि मेरे अधिकार में दखलंदाजी हो रही है। ये इसका मेन कारण है। अब तुम्हें 2 लाइन में बताना है इंटरव्यू में, तो तुम्हें ये कहना है कि ये बिल्कुल अक्सर देखा जाता है, अपवाद अलग, मतलब विद सम एक्सेप्शंस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज विमेन जो हैं वो अपने अधिकारों को लेकर बहुत पजेसिव होती हैं, और वो एक ही पुरुष यानी कि जो महिला है उसका बेटा जब विवाह हो जाता है उसके बेटे का, तो उसकी जो बहू आती है
उसको वो अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है, जो उसके बेटे पर अधिकार कर लिया है जिसने। इस प्रतिद्वंदिता के कारण, इस कंपटीशन के कारण और इस एक क्या कहते हैं फीलिंग ऑफ अथॉरिटी के कारण उसको ये लगता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, तो इसका परिणाम अत्याचारों में होता है। दूसरा रीज़न दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा के कारण भी महिलाएं महिलाओं पर अत्याचार करती हैं। प्रायः पुरुष, जनरली जो पुरुष हैं वो घर के बाहर रहते हैं, और अभी भी गांव में और तमाम जगह पर जो हाउसवाइफ्स का ही प्रचलन है, महिलाएं नौकरी नहीं कर रही हैं। ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि जो सास हैं वो बहुओं पर अत्याचार करती हैं, और अगर वो एक दूसरे समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, एक्सेप्शंस अपार्ट। लेकिन मेन रीजंस ये हैं, एक तो अधिकार, कंपटीशन, और दूसरा जो है दहेज प्रथा, ये चीज़ें। तीसरी बात एक और आती है कभी कभी कि अपनी सुप्रीमेसी, यानी दे आर मोर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस अपने ज़माने के हैं। जनरेशन गैप होता है, बेटे के साथ जनरेशन गैप होता है, तो वो तो एक स्वाभाविक रूप से होता है। बेटे को डांट भी देंगी, समझा भी देंगी, कुछ भी, जनरेशन गैप चलता रहेगा। लेकिन बहू तुरंत आई हुई होती है, तो जनरेशन गैप की वजह से जो उनका मनमुटाव होता है, जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कभी कभी अत्याचार में बदल जाता है। क्योंकि बहू नए ज़माने की है, पढ़ी लिखी है, तो वो नई प्रथाएँ अपनाना चाहती है, सास पुराने ज़माने की है, तो ये जनरेशन गैप भी इसमें है। तो तीन चीज़ों को समेट लो एक आंसर में, जनरेशन गैप को, कंपटीशन को, और क्या, हाँ, हॉस्टिलिटी जो है वो उसको। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ। ये जो है सभी बच्चों को ये बता दें कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कि ट्विंकल इस समय उत्कर्ष ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू क्लासेस कर रही हैं। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, प्रमाण देते हैं कि मेंस उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनको उपलब्ध होते हैं। तो वो क्लास ये कर रही हैं, और उन क्लासेस में बहुत सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो पूछे जाते हैं, और वो सभी प्रश्न जो है हम लोगों ने मिलकर टीम वर्क के तहत तैयार किए हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, वो सब हमारे यहाँ के, वो सभी मिल के क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उनको तैयारी कराई जाती है। फिर 1 to 1 जो है शायद ऑफलाइन भी दिया जाए, अभी कह नहीं सकते, लेकिन दिया जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई बच्चे 2018 क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस और इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क वो जो है एनरोल करा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, तो ट्विंकल और प्रश्न कोई बताओ। नारीवाद, अच्छा, तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, ले लो। हम तो बताए जा रहे हैं, तुम कॉफ़ी लेते रहो। चीनी कम लगे तो और उसमें दे दें, है? तो नारीवाद, फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करना है। इसलिए नहीं करना कि फेमिनिज्म बहुत बिगड़ गया है। आज जो है फेमिनिज्म जो है वो, उसका मतलब ये हो गया है कि पुरुष का विरोध। फेमिनिज्म का मतलब ये होना चाहिए कि पुरुष से बराबरी। तो बराबरी तक तो ठीक है, तो तुम्हें जवाब ये देना है कि पुरुष से बराबरी के संदर्भ में तो मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में बराबरी के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें कहीं रोका नहीं जाता। तुम कह सकती हो कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, तो मुझे कहीं रोका नहीं गया कि मैं लड़की होने के नाते मुझे रोका गया हो। तो इसलिए फेमिनिज्म को सपोर्ट करने जैसी कोई बात नहीं है, ना कोई क्रांति की ज़रूरत है। आज भारत में पूरी तरह से लड़कियों को और लड़कों को बराबर स्थान मिला हुआ है, तो इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन फेमिनिज्म में कुछ अनावश्यक बातें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जो अनावश्यक पुरुषों का विरोध, उनके लिए गाली गलौज करना, सारे पुरुषों को बहुत नीचा स्तर समझना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। तो इस तरह से मैं इस तरह के एग्रेसिव फेमिनिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसको नहीं मानती। ये चीज़ अच्छी रही कहने में, क्योंकि वो जो तुम्हारे साथ गीतांजलि पढ़ती थी जैसे, तो गीतांजलि तो बहुत ज़्यादा एक्यूट फेमिनिस्ट थी। हमसे तो कई बार ये हो गया, हमने कहा गीतांजलि की वजह से ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाएंगे। एक चैप्टर था एक बार जो हमने गीतांजलि की वजह से रोक दिया था, हमने कहा फालतू में बहस होगी बिना मतलब के, क्योंकि वो एक्यूट फेमिनिस्ट थी, रेडिकल फेमिनिस्ट, बिल्कुल एकदम पुरुषों को। एक बार हमसे कह रही थी कि सर मेरे पापा और आपके अलावा सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, और वो जो शब्द इस्तेमाल किए वो अच्छे क्लास में हमने कहा ये तो तुम इसलिए कह रही हो कि हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, नहीं तो तुम यही कहोगी कि मेरे पापा के अलावा सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं। ये फेमिनिज्म कोई फेमिनिज्म नहीं है एक्चुअली, ये गलत है। और गुरु के 2 गुण बताइए। तो हमेशा गुरु में 2 गुण होने चाहिए, होने भी चाहिए। वो गुण ये होने चाहिए कि एक तो केयर टेकिंग,
सबसे पहली बात यह है, किसी भी रिश्ते में, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे घर के रिश्ते हो, जिन्हें हम प्राथमिक रिश्ते कहते हैं, प्राइमरी रिलेशंस, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बहनें बहनें, भाई भाई, ये जितने रिश्ते हैं, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, ये होते हैं 8 रिश्ते जो प्राइमरी रिलेशंस। सोशलॉजी में तुम्हें पढ़ाया ही हमने। तो ये 8 रिश्तों में कम से कम, इनमें फ्रेंड हम कोई रिश्ता नहीं मानते, तो जो 8 रिश्ते हैं, इन रिश्तों में केयर जो है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। तो पहला गुण गुरु का भी यही होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसा रिलेशन है कि ये एग्जैक्टली ये पिता समान रिश्ता है, चाहे भले ही उसकी उम्र बराबर की क्यों ना हो। क्योंकि जैसे कि कई बार होता है, बहुत सारे क्लासेस आजकल ऐसे होते हैं कि टीचर जो हैं वो हम उम्र होते हैं, लगभग बराबर के होते हैं, 2 साल बड़े हुए, 4 साल बड़े हुए, लेकिन गुरु के अंदर एक पेरेंटिस पेरेंडाइज गुण होना चाहिए, जिसको फ्रेंच में कहते हैं। इसका मतलब है कि माता पिता के समान केयर करना। तो गुरु का पहला गुण ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिस पेरेंडाइज होना। इस शब्द को भले ना बोलना तुम, याद रहे ना रहे, लेकिन तुम्हें सिंपली ये कहना है कि माता पिता के समान केयर करना। माता पिता के समान केयर में फ़र्क क्या है? उस केयर में वो नहीं होता, लालच नहीं होता, रेसिप्रोकेशन नहीं होता कि हमें कुछ मिले, ये भावना नहीं होती। तो वो केयर की भावना होनी चाहिए, मतलब हर वक्त शिष्य के लिए, उसकी समस्या समाधान के लिए तत्पर होना चाहिए। पहला गुण तो ये होना चाहिए। दूसरा गुण ये होना चाहिए कि जिस बात के लिए वो गुरु हैं, गुरु अलग अलग प्रकार से होते हैं। कभी कभी कोई तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कोई तुम्हारे टीचर होते हैं, कोई तुम्हारे, जिस काम के लिए जो गुरु है तुम्हारा, उसे उस क्षेत्र का अपने आप में विशेषज्ञ होना चाहिए। और अगर वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तभी वो हमें ठीक से पढ़ा पाएंगे, तभी हमें ठीक से ज्ञान दे पाएंगे। गुरु का ज्ञान अगर हमसे ज़्यादा नहीं है, तो फिर गुरु कैसे ज्ञान दे पाएंगे? तो गुरु में पहली बात तो ये है कि उस विषय का ज्ञान, जिस विषय के लिए हमने उन्हें गुरु स्वीकार किया है। दूसरी बात, माता पिता के समान केयर टेकिंग। ये 2 गुण बहुत ज़रूरी। और तुम्हारे कोई चीज़ माइंड में हो तो बताओ। सेल्फ उसी में आ गया, केयर टेकिंग में आ गया। हाँ, केयर टेकिंग में आ गया। ये फिर बाद में आ जाते हैं। ये मेन तो तुमने जैसे 2 बताया, तो 2 गुण मेन तो ये हो गए। स्ट्रिक्टनेस जो होती है, उसके लिए बहुत अच्छी एक बात है, कानपुर की घटना है। और दुर्गा प्रसाद डिप्टी एसपी हुआ था लड़का, तो उसने कहा था, उससे ये पूछा गया कि अलका में और प्रदीप में, दोनों में आपको कौन ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा कि प्रदीप सर जो हैं, यानी हमारे छोटे भाई जो, तो प्रदीप सर जो हैं वो पिता के समान निरंकुश हैं और बहुत कठोर हैं, और अलका मैम जो है वो माता के समान स्नेहशील हैं। तो अलका मैम के स्नेह में और प्रदीप सर के पितृसम निरंकुशता में, उस बीच पढ़ के ही हम सफल हुए। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और रिजिडिटी भी चाहिए। यानी गुरु का अनुशासन भी चाहिए, और माता पिता के समान जो केयर है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो केयर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और अनुशासन जो है वो रिजिडिटी है। तो एक रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच का एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो चीज़ें। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कई बार। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये सबसे कठिन क्वेश्चन होते हैं कि वाई शुड आई सिलेक्ट, वही क्यों मैं तुम्हें चुनूं, क्या बात है कि जो मैं। पहली बात तो ये है कि एक गंभीरता, एक सिंसियरिटी, सीरियसनेस। अब हम तुम्हें खुद अपना अनुभव बताएं। क्लास में जितने बच्चे पढ़ते थे, उनमें सब में हमने तुम्हें ये देखा है, अभी भी तुम आई हो तो वाइट ड्रेस है तुम्हारी, जो हमारी क्लास की यूनिफॉर्म थी, तुम्हें पता ही, क्लास की यूनिफॉर्म थी। तो यूनिफॉर्म क्यों बनाई हमने? सब लोग पता नहीं कितने रंग बिरंगे पतंगे मन के सब आ रहे हैं, तो हमें बहुत ऑड लगता था कि ये क्या ड्रेस है। तो तुम लोगों को हमने कंपलसरी कर दिया, नहीं वाइट एंड ब्लैक यही पहन के आओगे। सर्दियों में भी कर दिया कि नहीं जैकेट पहनोगे तो ब्लैक पहनोगे, तो ब्लैक ब्लैक सब लोग देखते हैं, नहीं तो सब पेंगुइन बने बैठे हुए तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता था उससे। तो एसडीएम पद के लिए या किसी भी पद के लिए अगर कहा जाए, तो पहली बात यह है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ लाइफ में, अपनी लाइफ को मुझे डिसिप्लिन अच्छा लगता है, और मैं सिंसियर एंड सीरियस हूँ। मुझे अनावश्यक रूप से नॉन सीरियस होना पसंद नहीं है। और ये हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे साथ अगर पूरा क्लास भी चलता होता, तब ये रिवाज थी कि जब पूरा क्लास चलता था तो जो लोग भी प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करते थे, सेलेक्ट होते थे, तो हमारे बगल में कुर्सी रहती थी खाली हमेशा, उस कुर्सी बैठते थे आगे। तुम थोड़ी सी चेयर इधर कर लो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा हमें परमन इधर ऐसे तो उस पर बैठ के तो पूरा क्लास देखता था।
तो हमें ये पूरे क्लास क्या जितने व्यूअर्स हैं हमारे, उनके सामने कहने में संकोच नहीं है कि सबसे ज़्यादा संजीदा किस्म की लड़की तुम ही रही हो, सीरियस। कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना भी नहीं है, वो नहीं है। सेंसिटिव एंड ये कहना चाहिए कि रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स आना चाहिए क्लास में। अगर मुस्कुराहट की बात है कोई जिस पे सब लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना ठीक है, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसे सीरियस रहना, अनावश्यक पचड़ों में नहीं पड़ना, क्लास ख़त्म हुआ अपना चुपचाप घर जाना, क्लास शुरू हुआ टाइम पे आना, ये सारे गुण रहे तो उन्हीं का परिणाम है आज, इसी का ही परिणाम है। सेलेक्ट होगी डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं है। तो पहला तुम्हें अपना गुण बताना है सिंसियरिटी, सीरियसनेस, और नॉन सीरियसनेस को बिल्कुल पसंद ना करना, अनुशासित रहना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, और बाकी और तुम जानती हो अपने बारे में। तो और क्या बता सकती हो कि बोल्डनेस, डिसीजन में बोल्डनेस, डिसीजन लेने में बोल्डनेस जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन यूपीएससी में तो होते नहीं है लेकिन यूपीपीसीएस में होते हैं। हाँ हाँ, यहाँ तो होते हैं। यहाँ तो ये होता है तुमने कोई जवाब दिया फिर उस पर वो सवाल करेंगे, तो वो पूछ सकते हैं कि आप बोल्डनेस को क्या परिभाषित करते हैं। बोल्डनेस ये कि डरना नहीं है, हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है। तमाम सारे आजकल दबाव होते हैं, तमाम सारे प्रेशर्स हैं, हमें प्रेशर में ना आके सिर्फ गवर्नमेंट की बात सुननी। अगर अब इस पर एक क्वेश्चन बनता, अभी हाल में ये घटना हो गई वो जो विकास दुबे वाली और तमाम सारी बातें कि पॉलिटिकल प्रेशर है, फलाना है, धमाका है, तो आप कैसे काम करोगे। हम अपने नियमानुसार काम करेंगे, और अगर हमें कहीं पे बाधा लगेगी तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे राय लेंगे, उनसे हम बताएंगे अपनी समस्या। ये कहना कोई बुराई नहीं है, ये अवॉइडेंस नहीं है। अब देखो इस तरह की घटनाओं पे कानपुर में क्या बताते हैं तुम्हें, वहाँ पर इस तरह अभी कोई चीज़ बताई है उन्होंने, कोई केस स्टडी बताई है ना, तो इसी तरह एक चीज़ बताई होगी। हाँ, जो हम बता रहे हैं। काफ़ी चीज़ें बताएंगे वैसे तो, जैसे फ्लड के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपके क्षेत्र में हाँ, भयानक बाढ़ आई है, बाढ़ आई हुई है। तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या स्टेप्स लोगे और अपने पर्सनल लेवल पे क्या करोगे, अच्छा, तो ऐसे भी क्वेश्चन। हाँ, तो वो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सारी जो वो चीज़ें हैं वही बतानी है। पर्सनल लेवल पे ये है कि पर्सनल अटेंशन। एक बात बहुत अच्छी ध्यान रखो, हर्बर्ट साइमन को मत भूलो कभी भी। जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जवाब दो, यहाँ तो सारा इंटरव्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है भाई, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हो, तो उसमें तुम्हें ये कहना है कि डिसीजन वैल्यू और फैक्ट के बीच में होता है, जैसा कि साइमन ने कहा हुआ। नाम ले दो साइमन का, कोई बुराई नहीं है। तो वैल्यू और फैक्ट का मतलब यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि हम भावनाओं से काम लें, यानी कि जनता की समस्याओं को समझने में भावनाओं से काम लें, लेकिन फैक्ट डिसीजन में मजबूरी है क्योंकि हमें नियमानुसार ही काम करना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ही चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन चलना है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन चलने में हम फंड के मामले में, बजट के मामले में, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने में, इनमें तो हम लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमें लोगों की समस्या सुननी है, लोगों के पास जाना है, समस्याग्रस्त लोग हैं, तमाम सारे डिज़ास्टर में हैं, उनके पास जाना है, तो इसमें हम भावनाओं से काम लेंगे यहाँ पर, यानी फीलिंग्स से काम लेंगे, इमोशन से काम लेंगे। ये दोनों बातें बतानी हैं। इसी को वो लोग लाइक करते हैं, वो लोग सोचते हैं बोर्ड में कि ऐसी चीज़ें जो है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर एरिया से भी पूछ सकते हैं, और तुम्हारे खुद के जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से भी पूछ सकते हैं। आजकल ये भी चला है कि वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी पूछते हैं, तो उसमें तो खैर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम तो सीए ऑलरेडी, तो इंटरमीडिएट सीए का तो है तो उसमें तो दिक्कत आएगी नहीं कोई। अच्छा, वो लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें पूछ सकते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि तुमने जो डिग्री ली है या जो भी है तो तुम उसके विषय में जानती हो कि नहीं। कभी कभी मजाक भी कर सकते हैं, कभी कभी कह सकते हैं कि भाई अरे आप तो बहुत अच्छी, आप तो सीए हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ ब्लैक मनी है हमारे पास, थोड़ा बहुत कुछ करा दो भाई, वाइट करा दो, ब्लैक को वाइट कैसे कराते हैं, ऐसी बातें भी कर लेते हैं कभी कभी। तो तुम्हें बस सिर्फ सिंपली स्माइल करके ही कहना है कि सर मनी तो मनी होता है, टैक्स तो अगर दे दिया जाता है तो फिर वो ब्लैक कहाँ है, फिर तो वाइट है। मतलब जब एक सीए से बात कर रहे हो तो सीए तो टैक्स की बात करेगा कि एनी हाउ टैक्स दो, और जब टैक्स दिया फिर तो वाइट हो गया, तो वो खुद ही हंस के टाल देंगे, कोई बात करेंगे नहीं। जैसे हमसे एक बार कहा, ट्रेजरी ऑफिसर हम थे ऑलरेडी, और तीसरा इंटरव्यू था हमारा जिसमें हम असिस्टेंट कमिश्नर हुए, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप तो टीओ साहब हैं, तमाम ज़िले का रेवेन्यू आपके हाथ में रहता है, ख़जाना के मालिक हैं आप तो भाई,
ये सब। हमने कहा सर कृपा है, आपने इतना सम्मान आपने दिया है। तो कहने लगे आप तो चाहे जिसकी तनख्वाह रोक दें भाई मेरी तनख्वाह 2 महीने की रुकी है, कुछ सिफारिश वारिश कर दोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल, आप बताइए तो आदेश करिए। तो हंसने लगे, कहने लगे ठीक है इंटरव्यू ख़त्म हो जाए फिर बताते हैं। कोई मतलब सीरियस नोट पर नहीं लिया उन्होंने, ऐसी बातें भी कर लेते हैं कभी कभी। बताया था। डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, न्यूट्रल होकर राय दो और वही वैल्यू और फैक्ट याद रखो। जैसे कोई महिला आपको फ़ोन करती है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस अटैक होता है, तो आप उसकी सुनोगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि कई बार महिलाएं झूठ बोलती हैं, पति को फंसाने के लिए ऐसा करती हैं। तो इसलिए ये कि हम पूरी वैल्यूज़ से, पूरे हृदय से उसको पूरे बाय हार्ट सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग ज़िंदा रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग से पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे फैक्ट एंड फिगर्स के आधार पर। ये देखेंगे कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि पुरुषों को फंसाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज हत्या, वो दहेज के मुकदमे लगा देते हैं जानबूझ के, जिससे कि इन लॉज को परेशान कर सकें, उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। तो इसलिए हमें न्यूट्रल होकर रहना है, लेकिन हमें ये जाहिर नहीं करना है कि हम आप पे शक कर रहे हैं। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन इस तरह करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में अगर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो महिला झूठ बोल रही है, तो पकड़ में आ जाए। लेकिन हम ये कह के नहीं चलेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। ये चीज़ पुलिस वाले करते हैं अक्सर, तो वो नहीं कहना है। तो तुम्हें सिंपली एक सीधा जवाब देना है कि हमें तथ्यों के आधार पर, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच्चाई है वो सामने लानी है। ये बराबर ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आजकल कई बार महिलाएं झूठ भी बोल के ऐसा कर देती हैं कि पुरुषों को फंसा देती हैं, इन लॉज को फंसा देती हैं। एक्चुअली वहाँ जो वो लोग बैठे हुए हैं ना इंटरव्यू बोर्ड में, ये बुज़ुर्ग बहुत सारे लोग हैं, बहुओं के सताए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसा कि लोग बताते हैं कि वो बहुओं से बहुत त्रस्त रहते हैं कि आजकल पढ़ी लिखी बहुएं हैं, पता नहीं खाना देंगी कि नहीं देंगी। मजाक करते हैं, हालांकि वो तो बहुत विद्वान लोग हैं सभी। तो वो लोग ऐसे मजाक करते हैं जैसे कि वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी बहू खाना नहीं दे रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि वो आपको तो नौकरी पे जाना होगा, आपके बूढ़े सास ससुर घर पे पड़े हैं। ये अलका ने बताए होंगे क्वेश्चन जैसे तमाम। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हम उनकी सेवा के लिए नर्स रख देंगे। मना कर दी, उन्होंने सबको मना कर दिया, तो छुट्टी ले लेंगे, छुट्टी का प्रोविज़न होता है। हाँ अर्न लीव ले लेंगे, उन्हें समझाएंगे, अर्न लीव ले लेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ये पीछे ही अड़ जाते हैं तो फिर ये आंसर सही है कि फिर नौकरी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ये फिर तो सही है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन भरसक कोशिश ये करेंगे कि उनके रिलेटिव्स को बुला लेंगे, उनकी केयर टेकिंग करेंगे, या नर्स रख देंगे। अगर नर्स से भी नहीं मान रहे तो भाई उनके कोई नियर रिलेटिव्स है, उनकी बेटी है या कोई और है, उनको बुला लेंगे। ये सब कर सकते हैं, ये बात है। असल में वो लोग जो है कभी कभी ये देखते हैं किस पॉइंट पे कैंडिडेट टूट जाएगा कि ये झूठ बोल दे, गलत बोल दे। हालांकि ये झूठ है, कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यही हमें कहना पड़ता है वहाँ की नौकरी छोड़ देंगे। भाई ऐसे सोचो कि अगर अपने माँ बाप हों तो क्या करेंगे, तो ऐसे में लड़की यही कहेगी हम नौकरी छोड़ देंगे, तो फिर पति के माँ बाप के लिए भी यही बात। एक्चुअली वो लोग जो हैं अपने को ऐसा जाहिर करते हैं नहीं। बहुत से लोगों को तो हमें पता है, प्रदीप से ही पता है, उन्हीं को पता रहता है सारा कुछ, कि मालूम है कि वो लोग कि कई लोगों के तो बेटा बेटी जने कहाँ के सेटल हो गए, कब के इतने उम्र के लोग हैं कि उनके तो बेटे बेटे भी बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत एजिड हो गए, तो उन्हें ये समस्याएं नहीं हैं। लेकिन वो जाहिर ऐसे करते हैं जैसे बहुएं सता रही हों, ऐसे करेंगे, वहाँ बैठ के ऐसी बातें करेंगे कि अब वो इस तरह की बहुएं आजकल आ रही हैं ऐसा, तो तुम्हें ये लगेगा कि सर बड़े दुखी हैं। वो इमोशनली तुम्हें बनाते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं कई बार। इसके पीछे जो है कस्टोडियल वायलेंस के पीछे असल में गांव के समीकरण हैं, कास्ट इक्वेशंस हैं, और पुलिस और दबंग लोग मिल जाते हैं गांव के। क्लेक्ट फॉर्मेशन है, तुम इसके लिए रिग्स की लैंग्वेज यूज़ करो। क्लेक्ट फॉर्मेशन है कि ऑफिसर और जो क्रिमिनल है वो नेक्सस बन जाता है इनका, क्योंकि ये कलेक्ट हुआ है जिसमें बिजनेसमैन और नेता को कहने की, वो उसकी बिजनेसमैन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक ही बात है कि नेता, ऑफिसर और क्रिमिनल, ये 3 लोग मिल जाते हैं, ये तीनों की कलेक्ट है, तो गांव में वो कलेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो दुरभी संधियाँ जो बनती हैं
इनकी वजह से ये होता है कि कुछ लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, जो गांव के दबंग लोग हैं, उन्हें लगता है कि इनकी वजह से हमारी दबंगई ठीक से नहीं चल पा रही है, या हम लोग डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे रास्ते में ये अड़चन है, तो उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो पुलिस से मिल के उन्हें मरवा देते हैं, एनकाउंटर करवा दें, कुछ भी करवा दें। ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। तो इन पर नियंत्रण के लिए कि अगर मैं पुलिस में हूँ तो मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ये वॉच करूँगी कि सारे थानों में ये निरीक्षण, लगातार पेट्रोलिंग। देखो, जब भी कभी कंट्रोल करना हो तो लगातार इंस्पेक्शन, लगातार पेट्रोलिंग, कैजुअल इंस्पेक्शन नहीं, लगातार इंस्पेक्शन। मतलब ये कि डेली निकलते समय कभी इस थाने में झांक लिया, कभी उसमें झांक लिया, कभी यहाँ पहुँच गए, कभी यहाँ, और टाइम में पहुँच गए। इसके अलावा जो सेल हैं, जो हवालाते हैं, उनका इंस्पेक्शन करना और उन लोगों से पूछना ताछना, ये सब काम करना, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। अगर कभी वो ये पूछें जैसे कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप मान लीजिए ज़िले की बहुत पॉपुलर लेडी ऑफिसर हैं, तो इसको जनता के सामने लाने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगी? तो एक बात याद रखना कि जो एक वो IAS अफसर थी बुलंदशहर की, DM, और बी चंद्रकला वगैरह, इन्होंने गलत किया है, ये सब फंस गए हैं बाद में। तो मैं ये नहीं कहना है कि हम मीडिया पर या फेसबुक पे अपलोड करते रहेंगे सरकार की छवि। वो कहेंगे भाई गवर्नमेंट की इमेज बनाइए, आप जो है फेसबुक पर रोज़ाना अपलोड करेंगी, क्या करेंगी? तो मैं ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन से वो जैसा आदेश देंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है मीडिया में आना, सोशल मीडिया पे आना अलाउड ही नहीं है। इसमें ये सीनियर ऑफिसर की परमिशन से, अगर सीनियर ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर की परमिशन से अगर वो परमिट करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ अभी कि नहीं हुआ? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज। दीपक रावत भी हरिद्वार के DM, हाँ, और किरण बेदी भी अपनी वीडियोस डालती हैं, तो ये गलत है। किरण बेदी तो चलो अब बहुत, हाँ, वो हो गई, लेकिन दीपक राय, ये सब डाल गलत है, ये सब फंसेंगे कभी ना कभी, ये चीज़ें एकदम गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। बी चंद्रकला की भी हॉट वाटर्स में है, प्रॉब्लम है उन्हें तमाम सारी, और एक और लेडी थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा। देखो, कंडक्ट रूल्स क्लियर कट कहते हैं कि आप मीडिया से दूर रहेंगे, आप मीडिया पर बिना परमिशन के इंटरव्यू तक नहीं देंगे। तो ये जो सेल्फी अपलोड करना और ये तमाम ठेकेदारों को हड़काते हुए, धमकाते हुए ये सब करना, ये कायदे से देखा जाए ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसलिए उनका एग्जाम्पल तुम्हें नहीं लेना है। भले ही वो IAS हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो उनको भी हुई ना, अल्टीमेटली उन्हें समस्या हुई कि नहीं हुई? दुर्गा शक्ति नागपाल को प्रॉब्लम हुई तमाम सारी पॉपुलैरिटी की वजह से। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें ना लो प्रोफाइल रखनी है, ना हाई प्रोफाइल रखनी है। लो प्रोफाइल गिल्टी कॉन्शियस होता है, यानी हम नीचे देख रहे हैं, लो प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल ये है कि हम ऊपर देख रहे हैं, घमंड से चूर हैं बुरी तरह। हमें नॉर्मल प्रोफाइल रखनी है, यानी सीधे सीधे। लेफ़्ट या राइट का मतलब होता है अवॉइडेंस, यानी हम सामने आने वाली सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। तो ना हमें लेफ़्ट प्रोफाइल, ना राइट प्रोफाइल, ना हाई ना लो, हमें सीधे सामने देखना है, यानी फैक्ट पे आधारित रहना है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हों जो थोड़े विवादास्पद हैं, तो उसमें यह कि हम नॉर्मल प्रोफाइल रखेंगे। हम लो या हाई प्रोफाइल में बिलीव नहीं करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपने को पॉपुलराइज़ कराएं। एक सिविल सर्वेंट को पॉपुलैरिटी से दूर रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। हर बात पे ये करना नहीं, उन्हें लगे कि उपदेश दे रही हो तुम, है ना, तो ये बार बार कहना है कि मेरा ये मानना है कि एक सिविल सर्वेंट को पॉपुलैरिटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एनोनिमिटी की थ्योरी ये कहती है कि हमें एनोनिमस रह के काम करना होता है। बस यहीं पे मामला बढ़िया हो जाता है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब तुम कहती हो कि एनोनिमिटी की थ्योरी है। एनोनिमिटी का मतलब ही है कि तुम्हारा कोई वो रोल नहीं है, नाम, बस नाम केवल उसका होना है जो इलेक्टेड जो वो हैं मंत्री है या जो भी है डिपार्टमेंट की। अगर कोई छवि बनेगी तो मंत्री की बननी है, तुम्हारी नहीं बननी। ये नहीं है कि गृह मंत्रालय की छवि जो बन रही है वो SSP की वजह से बन रही है या DIG की वजह से बन रही है। होम मिनिस्ट्री की इमेज अगर बननी है तो होम मिनिस्टर की वजह से बननी चाहिए। तुम तो पीछे बैकग्राउंड में हो, यानी तुम तो जो है उसमें हो, एनोनिमिटी में चलेगी, अनामता की थ्योरी है ये देना जवाब। और सर, मुझे अपने कस्टोडियन वायलेंस के केस में वो पुलिस क्रिमिनल एक्सेस की बात करी थी, क्लेक्ट फॉर्मेशन, तो इसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोल सकते हैं या फिर कह सकती हो, बीच में शब्द यूज़ कर सकते हैं कि हमारी प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये आम बात हो गई है, कलेक्ट बनते हैं। हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें नियंत्रण कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें इनऑपरेटिव कर सकते हैं, उन्हें डोरमेंट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही उभर के सामने ना आए। क्योंकि अगर वो पनप रहे हैं तो उन्हें हमें कंट्रोल करना है, चेक करना है। एलिमिनेट करना तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं। पर सर, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि USA में जैसे वो तो डेवलप्ड है, बट तब भी वहाँ पे अभी इस चीज़ के अभी भी ये चीज़ चलती है, वहाँ पे अभी ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए। हाँ बिल्कुल, और क्या। तो फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ये तो फिर
ऐसा होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस तरह का। अगर पहली बात वो इतना जाते नहीं हैं डीप में, लेकिन हम बता दें तुम्हें। जब हम बचपन में थे, आज से 60 साल पहले भी, 5 साल के थे, तब भी जो है कहा जाता था अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, और आज भी कहा जाता है। तो 60 साल में क्या हुआ है ना? 60 साल में हुआ क्या? 60 साल में अमेरिका तब भी डेवलप्ड था, आज भी डेवलप्ड है। इसका मतलब हर कंट्री प्रिज्मेटिक होता है, क्योंकि अभी अमेरिका आगे चल के और डेवलप होगा। तो अगर हम ये कहें कि अगर जब हम 5-10 साल के थे तब का अमेरिका क्या था, तो प्रिज्मेटिक था, क्योंकि वो तब अगर डेवलप्ड होता तो आज फिर क्या होता। आज अगर डेवलप है इसका मतलब तब डेवलपिंग था, तो डेवलपिंग माने प्रिज्मेटिक, सीधा आंसर है। एवरी सोसाइटी इज़ ऑलवेज डेवलपिंग, सो दैट प्रिज्मेटिक गुण तो उसमें होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। गरीब देशों में थोड़े ज़्यादा होते हैं प्रिज्मेटिक क्वालिटीज़, जो डिफ्रैक्शन है, और उसमें कम होते हैं अमीर कंट्रीज। तो YouTube के लिए वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और सभी जितने लोग देख रहे हैं वो जल्दी सेलेक्ट हों किसी न किसी परीक्षा में। और A4 बैच जो अब A5 हो गया है, जिसका नाम, अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइन करें, क्योंकि 10 तारीख के बाद उसकी फ़ीस बढ़ जानी है। अभी 11,000 है मात्र, बाद में इसकी 31,000 होगी, और इस बार ये रुकेगा नहीं। 11 तारीख की सुबह से 31,000 पूरी तरह लागू हो रही है फ़ीस। अर्लीस्ट पॉसिबल जो बच्चे हैं ज्वाइन करें इसे। ट्विंकल के लिए सभी बच्चों की ओर से शुभकामनाएं, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये सफल हो।